अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं फाइका मौज़म और मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी का रुझान है। 2411 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई है, जबकि 100 इंडेक्स 60,000 से नीचे चला गया है। 59,293 पॉइंट्स पर जा पहुंचा है। खबर दे रहे हैं आपको कारोबारी दुनिया से, जहां ट्रेडिंग के दौरान 2,270 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई है। इसी हवाले से हमें ज्वाइन किया है माहिर माशियात ज़फ़र मोती साहब ने। सर, बहुत शुक्रिया, आपने बोल न्यूज़ को वक्त दिया। सर बताइएगा, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान देखने में आ रहा है। जी बिल्कुल, 2500 के लेवल भी 2500 माइनस में चली गई है। 59,200 के ऊपर चली गई है मार्केट, और बहुत तेजी से मार्केट का डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी, 2,411 पॉइंट्स की कमी, 100 इंडेक्स 60,000 से नीचे चला गया, 59,293 पॉइंट्स पर जा पहुंचा है। ज़फ़र मोती साहब, मजीद क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, ये वक्त ही नहीं है। हमारी मार्केट बहुत तेजी से 13 दिसंबर को 67,000 को क्रॉस किया था। एक्सपेक्टेड था कि मार्केट करेक्शन लेगी, उसके बाद एक्सपेक्टेड ये था कि 2-3 हज़ार पॉइंट घटकर मार्केट संभल जाएगी। लेकिन अब ये पैनिक सेलिंग हो रही है, स्पेशली पंजाब के इन्वेस्टर्स पैनिक सेलिंग कर रहे हैं। और फिर छुट्टियां हैं फॉरेन फंड्स की, मैनेजर्स की, तो वो भी एक्टिव नहीं है। बैंकों की क्लोजिंग है, तो और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की क्लोजिंग है, तो वो भी अपना हाथ हटा लेते हैं। कहीं से बाइंग ऑर्डर्स नहीं आ रहे अभी, और थोड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस, बलूचिस्तान के हालात भी मार्केट पर अफेक्ट कर। स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी का रुझान देखने में आया है। माहिर माशियात इसी हवाले से ज़फ़र मोती साहब अपना तज्ज़िया दे रहे थे, आपका शुक्रिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और अभी आपको बताएं कि ज़रबे अज़्ब और रद्दुल फसाद नवाज शरीफ के फैसले थे। अहम तरीन इलेक्शन होने जा रहा है। नवाज शरीफ का दौर जल्द वापस आएगा। शहबाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड इजलास से खिताब, कहा सबके ताउन से इंतखाबी मैदान जीतेंगे। किसी मुल्क में अमन और इस्तेहकाम होगा तो तरक्की और खुशहाली का सफ़र शुरू होगा। खैबर पख्तूनख्वा में 8-10 साल झूठ बोला गया। केपी में नून लीग की हुकूमत होती तो बीआरटी की भी ऑरेंज लाइन और मेट्रो बस की तरह तकमील होती। पाकिस्तान का एक अहम तरीन इलेक्शन होने जा रहा है। किसी भी मुल्क में अगर अमन होगा, इस्तेहकाम होगा, तो तरक्की और खुशहाली का सफ़र शुरू होगा। अगर अमन और इस्तेहकाम नहीं होगा तो कहाँ की तरक्की और कहाँ की खुशहाली। अगर मुल्क के अंदर दहशतगर्दी का ख़ात्मा हुआ तो वो जनाब कायद की लीडरशिप में, चाहे वो ज़रबे अज़ब है या रद्दुल फसाद, वो जनाब कायद के ये फैसले थे। जनाब कायद की लीडरशिप में जो 20-20 घंटे के जो बिजली के अंधेरे ख़त्म हुए, वो एक तारीख़ का हिस्सा बन चुका है। केपी में ख़ास तौर पर, जहाँ पर 300 छोटे जिन्हें बिजली के डैम और ये पन बिजली के डैम, सब झूठ 8 साल 10 साल बताया गया। अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब की केपी में PMLN की लीडरशिप होती तो वो बीआरटी मियाँ नवाज शरीफ साहब की लीडरशिप में उसी तरह उसकी तकमील होती जिस तरह यहाँ पर ऑरेंज लाइन की, मेट्रो बसेस की। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बल्ले का निशान वापस लेने के लिए कानूनी जंग। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ इलेक्शन कमीशन का फैसला पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दौरान समाअत वकील ने दलाइल में कहा, इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार दे दिए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे नवाब शेर से। नवाब, बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बल्ले की निशान और इंट्रा पार्टी इलेक्शन के मामले पर जो है वो इस वक्त पेशावर हाई कोर्ट में समाअत जारी है। और PTI की दरख्वास्त पर जस्टिस कामरान हयात समाअत कर रहे हैं, जबकि PTI के बैरिस्टर अली ज़फ़र की जानिब से जो है वो इस वक्त दलाइल दिए जा रहे हैं। और उनका कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने PTI को इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने का हुक्म दिया है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के हुक्म के मुताबिक इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन ने तस्लीम किया है कि इंतखाबात ठीक हुए। अली ज़फ़र का मज़ीद कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जिस बंदे ने इंतखाबात कराए इसकी तैनाती
ठीक नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार दिए है, ये कहना है बैरिस्टर अली जफर का, जबकि उनका मजीद अदालत में दलाइल देते हुए ये कहना था कि पार्टी से इंतखाबी निशान वापस लिया गया है, जबकि इंतखाबी निशान न होने की सूरत में पार्टी गैर फाल हो जाती है और इंतखाबी निशान वापस लेने की वजह से जो है वो आम इंतखाबात में हिस्सा वो नहीं ले सकते। उनका मजीद कहना था कि इंतखाबी निशान न होने की सूरत में पार्टी को मखसूस नशस्तें भी नहीं मिल सकती, जबकि इस वक्त भी जो है वो दलाइल जारी है। और इस पर जस्टिस कामरान हयात का कहना था कि मैंने फैसला नहीं पढ़ा, क्या सिर्फ यही लिखा है कि इलेक्शन कराने वाले की तैनाती गलत है, जबकि इस जवाब पर बैरिस्टर अली जफर का कहना था कि बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ने यही लिखा है और इस पर इंतखाबात कलअदम करार देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है, ये बैरिस्टर अली जफर का कहना था। जबकि उनका मजीद दलाइल देते हुए कहना था कि इंतखाबी निशान एक बुनियादी हक है जो हमसे वापस लिया गया है और इलेक्शन कमीशन के पास इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार देने का इख्तियार ही नहीं है, जबकि इलेक्शन कमीशन पार्टी में तैनातों पर सवाल नहीं उठा सकता। आइन और इलेक्शन रूल्स में इलेक्शन कमीशन के इस इख्तियार का कोई जिक्र नहीं है, ये बैरिस्टर अली जफर के दलाइल है। जबकि उसका मजीद दलाइल में कहना है कि कानून के मुताबिक इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने और इलेक्शन को तफसीलात फराहम की है। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात के बाद ही सर्टिफिकेट भी जारी नहीं किया, जबकि इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर इंतखाबी निशान भी वापस नहीं लिया जा सकता, ये बैरिस्टर अली जफर का कहना है। अगर इंट्रा पार्टी इंतखाबात की तफसील फराहम न करने पर इंतखाबी निशान लिया जा सकता है, जबकि इलेक्शन कमीशन का फैसला जो है वो गैर कानूनी है, ये कहना है अली जफर बैरिस्टर अली जफर का। जबकि बल्ले का निशान भी गलत वापस लिया गया है, जबकि पीटीआई के 8 लाख से ज्यादा मेंबर थे और किसी ने सवाल नहीं उठाया। बैरिस्टर अली जफर के दलाइल जारी है और इलेक्शन कमीशन के पास आने वाले सरफराज गुजार कौन थे, जस्टिस कामरान का ये कहना था अली जफर को, जबकि आम लोग इस पर बैरिस्टर अली जफर का कहना था कि वो आम लोग थे और पीटीआई का हिस्सा नहीं है। सिविल कोर्ट में मुनासिब ट्रायल के बगैर ऐसे केसेस में फैसला नहीं दिया जा सकता, जबकि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि उमर अयूब सेक्रेटरी जनरल नहीं, इसलिए वो तैनात नहीं कर सकते। अगर आम इंतखाबात में भी किसी की तैनाती गलत हो तब भी इंतखाबात चैलेंज नहीं किया जा सकते। बैरिस्टर अली जफर की ये दलाइल है, जबकि बैरिस्टर अली जफर ने मजीद दलाइल देते हुए उनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन का फैसला जो है वो गैर कानूनी है और एक तैनाती की बुनियाद पर इंतखाबी निशान वापस नहीं लिया जा सकता। पार्टी आइन हमने बनाया और हमने ही अमल कराना है, पार्टी आइन के मुताबिक ही इंतखाबात कराए हैं। अगर इस पर जस्टिस कामरान ने अली जफर से कहा है कि अगर सेक्रेटरी जनरल मुस्तफी हो जाए तो क्या होगा, इस पर अली जफर ने जवाब देते हुए कहा कि एडिशनल सेक्रेटरी जनरल ओहदा संभाल लेते हैं और इस वक्त उमर अयूब ही थे। इस पर जस्टिस कामरान ने मजीद कहा कि क्या असद उमर तहरीक इंसाफ की बल्ले का निशान वापस लेने के लिए कानूनी जंग। नवाब शेर हमें तफसीलन समात के हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल जारी है। 26,628 उम्मीदवार मैदान में हैं। नवाज शरीफ और मरियम नवाज समेत नून लीग के तमाम उम्मीदवार क्लियर करार पाए गए हैं। आसिफ अली जरदारी, खुर्शीद शाह समेत कई रहनुमाओं के कागजात नामजदगी भी मंजूर हो गए हैं, जबकि कागजात की जांच पड़ताल 30 दिसंबर तक जारी रहेगी। खवातीन की मखसूस नशिस्तों के लिए आज नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों की स्क्रूटनी होगी। मजीद तफसीलात जानेंगे इस्लामाबाद से फहाद चौधरी से। जी फहाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल इस्लामाबाद में भी जारी है। इस्लामाबाद की 3 जनरल नशिस्तों के लिए 208 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, जिनको 30 दिसंबर तक रिटर्निंग अफसरान वक्फे से बुला रहे हैं। आज इस्लामाबाद में 16 कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल की गई है और जो काबिल जिक्र नाम जिनके कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल हो चुकी है उनमें जमात इस्लामी के मियां असलम शामिल है। इस वक्त तहरीक इंसाफ के अली बुखारी जो हैं वो अपने कागजात की जांच पड़ताल के लिए रिटर्निंग अफसर के दफ्तर में मौजूद हैं। इसी तरह 30 दिसंबर तक मुख्तलिफ औकात में रिटर्निंग अफसरान इस्लामाबाद के जो तमाम उम्मीदवारान हैं 208 उनको वक्फे से बुलाएंगे और उनके कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल की जाएगी। ठीक है फहाद चौधरी, आप साथ ही रहिएगा। अभी रुख करते हैं कराची का, वहाँ पर मौजूद हैं अब्दुल हसीब। अब्दुल हसीब, आप बताइएगा, इस वक्त स्क्रूटनी का अमल भी जारी है, आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी बिल्कुल, कराची की कौमी असम्बली की 22 नशिस्तें जबकि सूबाई असम्बली की 47 नशिस्तों समेत मखसूस नशिस्तों के जो उम्मीदवारान हैं उनके कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का सिलसिला आज की जारी है। आज की अगर बात करें तो अब तक NA 246 गरबी NKM पाकिस्तान के रहनुमा अमीनुल हक के कागजात नामजदगी मंजूर किए जा चुके हैं। NA 247 से जमात
जमात इस्लामी के उम्मीदवार मुनीम जफर के कागजात नामजदगी मंजूर किए जा चुके हैं, जबकि खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्मिला फारूकी के कागजात दुरुस्त करार पाए हैं। इसके साथ साथ NA 241 जुनूबी से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अख्तियार बेग के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल हुई है, लेकिन उसकी कागजात नामजदगी की मंजूरी से मुतालिक फैसला जो है वो 30 दिसंबर को सुनाया जाएगा। अगले नशिस्तों के लिए अभी पीपल्स पार्टी, MKM, मुस्लिम लीग नून और दीगर जो जमातें हैं उनके जो उम्मीदवार हैं उनके कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जो है वो आज भी जारी है। ठीक है अब्दुल हसीब, आप साथ ही रहेगा। रुख करेंगे लाहौर का, वहां पर मौजूद है अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान, आप आगाह कीजिएगा, आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी बिल्कुल, आम इंतखाबात में के दूसरे मरहले में कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल जो है जारी है। अकलीतों और खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में जो उम्मीदवार हैं वो पहुंचकर अपने कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल करा रही हैं। और इसके अलावा ये भी बताता चलूं कि लाहौर के 14 कौमी और 30 सूबाई हलकों के लिए मुतलका रिटर्निंग अफसरों के पास जो है उम्मीदवार आज मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जो हैं वो अपने अपने कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल करा रहे हैं। यहाँ ये बताता चलूं कि मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ के NA 130 से कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं। मियां नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज ने कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल कराई। इसी तरह मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मरियम नवाज के PP 165 से कागजात नामजदगी मंजूर हुए। नून लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब, उज़मा बुखारी, शाइस्ता परवेज मलक, हिना परवेज भट्ट के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल भी मुकम्मल हो चुका है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा समीना यूसुफ घुर्की, सरदार लतीफ खोसा और खुरम लतीफ खोसा के भी NA 127 से कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं। NA 127 से ही इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार ओन चौधरी के कागजात नामजदगी भी मंजूर हुए हैं। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का ये अमल जो है 30 दिसंबर तक जारी रहेगा। जी ठीक है, 30 दिसंबर तक जारी रहेगा। अब्दुल रहमान हमें तफसीलात बता रहे थे। अब्दुल रहमान साथ ही रहेगा। रुख करेंगे मुल्तान का, मुल्तान की सूरत हाल जानेंगे ब्यूरो हेड मुल्तान ताहिर खान से। जी ताहिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान के 6 कौमी असम्बली के हल्के हैं और 12 सूबाई असम्बली के हल्के हैं जिन पर इलेक्शन हो रहा है। और बात करें यहाँ पर NA 149 से लीगी उम्मीदवार हैं तारिक रशीद, उनके कागजात की जांच पड़ताल का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। और इसके साथ साथ बात करें साबिक वजीर सिकंदर बोसन, उनके भी कागजात जो है वो मंजूर कर लिए गए हैं। ताहम जावेद हाशमी को NA 149 से 27 दिसंबर को जांच पड़ताल के लिए तलब किया गया है। NA 148 में ओन अब्बास रफी को 27 दिसंबर को तलब किया गया है। अहमद हुसैन डेढ़ जो साबिक MNA थे उनको भी साहबजादे समेत उनके 28 दिसंबर को तलब किया गया है। इसके साथ साथ जहांगीर तरीन को NA 149 से 29 दिसंबर को आरोप के पास तलब किया गया है। आमिर डोगर को NA 149 से 30 दिसंबर को तलब किया गया है। शाह महमूद कुरैशी, मेहरबानो, जैन कुरैशी और NA 151 से इन तीनों उम्मीदवारों को 30 दिसंबर को तलब किया है। कुछ जो उम्मीदवार हैं उनको क्लियर करने का सिलसिला जारी है। ठीक है, जांच पड़ताल का अमल 30 दिसंबर तक जारी रहेगा। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान तफसीलात बता रहे थे। आप तमाम का बहुत शुक्रिया। कि नून लीग और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का शहरों में इंतखाबी इत्तेहाद, लसबेला, आवारान और हब में सीट एडजस्टमेंट की गई है। लीगी ज़राए का कहना है कि साबिक वज़ीर आला अब्दुल क़द्दूस बजंजो के हल्के पर भी इत्तेहाद हो गया है। गुज़िश्ता रोज़ भी जाम कमाल और अब्दुल मालिक बलोच ने मुलाकात की थी। मर्जी की हुकूमत बनेगी तो सियासी और मुआशी इस्तेहकाम नहीं आएगा। सियासी हुकूमत बनने से मुल्क मुस्तहकम होगा। ANP रहनुमा गुलाम अहमद बलोर की बोल से गुफ्तगू, कहा जो सीट जिस पार्टी ने जीती हो वो उसी पार्टी को दी जाए। सीट एडजस्टमेंट के लिए कमेटी काम कर रही है। कुछ सियासी जमातों से बातचीत चल रही है। जब तक जलसे जुलूस ना होंगे इंतखाबात के लिए माहौल नहीं बनेगा। इलेक्शन के लिए तैयारी जारी है। सियासी हुकूमतें बनती हैं, जो सही हुकूमत आवाम की हुकूमत होती है तो ज़रूर सियासी इस्तेकाम भी आएगा और माशी इस्तेकाम भी आएगा। और जब आप अपनी मर्ज़ी की हुकूमत बनाएंगे तो न सियासी इस्तेकाम आएगा और न माशी इंतकाम आएगा। जब जलसा ना हो, जलूस ना हो तो क्या तैयारी हो सकती है? मोमेंटम बनता नहीं है। मैं ये कहता हूँ आपको कि आप देखें कि मोमेंटम नहीं बन रहा कि इलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा। जब तक बड़े जलसे ना हो, जुलूस ना हो, जिंदाबाद मुर्दाबाद ना हो, एडजस्टमेंट सीट एडजस्टमेंट के लिए कमेटी बनी हुई है। जो सीट जिसने जीती है उसकी जो उसमें सेकंड आया दूसरी सीट में उसको मिल जाए, बड़ी आसान बात है। मुल्क भर की तरह कराची में भी आज से आम इंतखाबात के लिए जनरल और ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल जारी है। मज़ीद तफसीलात जानिए वजाहत अली की इस रिपोर्ट में।
मुल्क भर में 8 फरवरी 2024 को होने वाले आम इंतखाबात के लिए कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशिस्तों के लिए कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल जारी है। जिला कैमाड़ी NA 243 से पीपल्स पार्टी रहनुमा कादिर पटेल और NA 242 से पीपल्स पार्टी रहनुमा कादिर खान मंदोखेल के कागजात की जाँच पड़ताल मुकम्मल हो गई। जिला वस्ती पर MQ पाकिस्तान के रहनुमा शेख सलाउद्दीन ने NA 248 से आज़ाद उम्मीदवार असलम खान के कागजात नामजदगी पर एतराज़ात दाखिल करा दिए। MKM की रहनुमा आसिया इसाक के जिला कोरंगी NA 232 से कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। PTI के रहनुमा अली मादल शेख के जिला जनूबी NA 240 से कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के बाद फैसला महफूज कर लिया गया। खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों की कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल भी जारी है। शाजिया मरी और सईदा जावेद के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार दे दिए गए। वजहत अली, बोल न्यूज़, कराची। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी ऑडियो लीक्स केस की समाअत हुई। डायरेक्टर जनरल PTA भी अदालत में पेश हुए। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा क्या फेडरेशन एक झूठी रिपोर्ट पेश करने की कोशिश कर रही है, जो भी हुआ उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कॉल इंटरसेप्ट किसने की? अटॉर्नी जनरल ने कहा इस पॉइंट की तहकीकात कर रहे हैं, FIA की रिपोर्ट का इंतज़ार है। जस्टिस बाबर सत्तार ने तमाम टेलीकॉम ऑपरेटर्स को नोटिस जारी करते हुए डेटा तलब कर लिया। बुशरा बीबी के वकील ने बताया कि ऑडियो पूरा दिन तमाम TV चैनल्स पर चलती रही। अदालत ने कहा अगर हुकूमत ने नहीं बताया तो फिर हम नेशनल और इंटरनेशनल अदालती मुआवन मुकर्रर करेंगे। अदालत ने FIA और PTA को भी दोबारा जवाब जमा कराने की हिदायत करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 16वीं बरसी कल गढ़े खुदा बख्श भुट्टो में मनाई जाएगी। जलसे की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से गढ़े खुदा बख्श भुट्टो में पावर शो किया जाएगा। मज़ीद जानते हैं वहां मौजूद हमारे नुमाइंदे शहजाद अली खान से। जी शहजाद, बताइए। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 16वीं बरसी कल अकीदत और एहतराम से मुल्क भर में मनाई जाएगी। ताहम मरकजी तकरीब जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से गढ़ी खुदा बख्श भुट्टो में रखी गई है और एक बहुत बड़ा जलसा जो है वो पीपल्स पार्टी यहाँ पे पावर शो करने जा रही है, जिसे चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी समेत जो उनके मरकजी रहनुमा हैं वो खिताब करेंगे। मुल्क भर से काफिलों की आमद का सिलसिला आज शाम से जो है लाड़काना में शुरू होगा। जगह जगह जो है वो इस्तकबालिया कैंप लगा दिए चुके हैं और उसके अलावा सिंध भर से काफिलों की आमद का सिलसिला भी आज रात से शुरू हो जाएगा। मैं इस वक्त गढ़ी खुदा बख्श भुट्टो मज़ार में मौजूद हूँ। मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि ये एक गढ़ी खुदा बख्श भुट्टो मज़ार में स्टेज है, जहाँ से जो है वो कल रहनुमा जो है पीपल्स पार्टी के वो कारकुनान से खिताब करेंगे। ताहम जलसा गाह के अंदर भी जो है वो पिंडाल के अंदर कैंप्स लगाए गए हैं। अब चूंकि आम इंतखाबात का सिलसिला भी है ठीक है शहजाद वसीम, आपका बहुत शुक्रिया। बलूचिस्तान हुकूमत का चमन के बेरोजगार नौजवानों के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान। बेरोजगारों को हर माह 20,000 रुपये वजीफा दिया जाएगा। सूबाई वजीर मवासलात जान अचकज़ई कहते हैं बेरोजगारी चमन का बहुत बड़ा मसला है। बलूचिस्तान के अवाम पाक फौज के साथ हैं। और DI खान हमले की तहकीकात में अहम पेशरफ्त हुई है। दहशतगर्दी में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी का पता चल गया है। इंजन पार्ट्स, व्हीकल टैंपरिंग चेकिंग के लिए लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए हैं। गाड़ी जिसके नाम रजिस्टर है जल्द पता चल जाएगा। दहशतगर्द सिफत के नाम से 3 मुख्तलिफ मोबाइल कंपनीज़ की सिम्स रजिस्टर्ड थीं। शनाख्ती कार्ड, डोमिसाइल और दीगर दस्तावेज मौसूल हो गए हैं। हमले में 2 खुदकुश समेत कुल 4 दहशतगर्द हलाक हो गए थे। 6 दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान से था। अमरीकी साख्ता असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ था। चिन्योट में CTD से मुकाबले में हाई प्रोफाइल दहशतगर्द गजफ्फर नदीम की हलाकत। मारे जाने वाले दूसरे दहशतगर्द की शनाख्त कर ली गई। तर्जुमान CTD पंजाब के मुताबिक दहशतगर्द यूनुस का ताल्लुक भी कलादम PTP से था। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्विस था। यूनुस पाक आर्मी कैंप शकई पर हमले में भी मुलव्विस था। फ़िरका वीराना टारगेट किलिंग और हाई प्रोफाइल अगवा की वारदातें यूनुस के रिकॉर्ड में शामिल। शनाख्त नादरा रिकॉर्ड की मदद से की गई। कराची के इलाके सदर में वाक़े मोबाइल मार्केट में आतिशज़दगी के वाक़े में 80 से ज़्यादा दुकानें जल गईं। मज़ीद क्या तफसीलात है, बोल न्यूज़ के नुमाइंदे खुरम गुलजार इस वक्त मोबाइल मार्केट में ही मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी खुरम, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं?
जी बिल्कुल, गुज़श्ता रात तकरीबन 3 बजे के लगभग एक आग जो है वो मोबाइल मार्केट में लगी, जिसने देखते ही देखते मुताबिक दुकानों को अपनी लपेट में लिया। फायर ब्रिगेड के अमले ने तकरीबन 4 से 5 घंटे की जद्दोजहद के बाद इस आग पे काबू पाया है। इस वक्त हम मोबाइल मार्केट में मौजूद हैं और हमारे साथ मोबाइल एसोसिएशन के मेंबर काशिफ जो है कादरी मौजूद है। हम इनसे मज़ीद जानते हैं कितनी दुकानें यहाँ जली हैं और किस तरह से ये आग लगी, क्या नुकसान हुए। आग लगने की वजूहत तो शॉर्ट सर्किट है, उसके ऊपर तहकीकात अभी जारी भी है और ये आप देख लें यहाँ से शॉर्ट सर्किट शुरू हुआ है, फिर नीचे दुकान पे पहुंचा, फिर आग फैलती गई। आग फैलने की वजह यही है कि आपको पता है कि एक्सेसरीज मोबाइल की जो मार्केट है ये ज़्यादातर प्लास्टिक का काम है, तो ये आग तेज़ी से भी यहाँ पे फैली। जी बिल्कुल, उनका कहना ये है कि 80 से ज़ायद जो है वो दुकानें जहाँ जो मुतासर हुई हैं, जिनमें नुकसान हुआ और तकरीबन करोड़ रुपए मालियत का जो यहाँ पे मोबाइल एसेसरीज़ हैं, मोबाइल फ़ोन हैं और दीगर जो मोबाइल फ़ोन की एसेसरीज़ हैं वो जल के खाकसर हुए। जबकि मुताबिक ऐसी दुकानें भी हैं जो कि धुआं और तपिश लगने की वजह से मुतासर हुई है, क्योंकि एसेसरीज जो है वो प्लास्टिक की शक्ल में होती है और उसकी वजह से जो है वो। ठीक है खुर्रम गुलजार, आपका बहुत शुक्रिया। शहर क़ायद में साल 2023 के दौरान आतिश ज़दगी के 2164 वाक़यात रोनुमा हुए। उन वाक़यात में 41 अफराद की जान गई, उनमें से 3 हादसे ऐसे थे जो सानहा बन गए। मज़ीद इस रिपोर्ट में देखिए। कराची में साल रवां के दौरान मुसलसल आतिश ज़दगी के वाक़यात ने कई सवाल उठा दिए। आयशा मंजिल पर वाक़ अच्छी शॉपिंग मॉल में लगने वाली आग ने 5 जिंदगियां निगलनी। आतिश ज़दगी के नतीजे में दुकानदारों और फ्लैट मालिकान का दसियों करोड़ का नुकसान भी हुआ। नवंबर में गुलिस्तान जौहर के आरजे शॉपिंग मॉल में लगने वाली आग से 11 अफराद की कीमती जानें गईं। इमारत के तामीरी नुकायस और हिफाजती इक़दाम न होने की वजह से बेशतर अफराद दम घुटने से जहाँ भाग हुए। चंद माह कबल न्यू कराची फैक्ट्री में आग पर काबू पाने के दौरान 4 फायर फाइटर्स भी जान से चले गए। कराची में आग लगने के मुख्तलिफ वाक़यात में रवां साल झुलस कर जख्मी होने वालों की तादाद 98 रही। शहर क़ायद में आतिश ज़दगी से कीमती जानों का ज़िया कई सवालात खड़े कर गया, जिनका जवाब किसी जिम्मेदार के पास नहीं है। और एक साल में कई अशिया ज़रूरिया के नरखों में इजाफा हुआ। आटा, दालें, गोश्त, दूध, चीनी, आलू, टमाटर, प्याज, बिजली, कुदरती गैस, LPG का घरेलू सिलेंडर, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं इस्लामाबाद से उमर हयात खान की इस रिपोर्ट में। तोबा करो जी, तोबा तोबा, कानों को हाथ लगाएं। आटा, खाना पीने की चीजें गरीब आदमी के लिए मुसीबत है। रवां माली साल रहा पाकिस्तान के अवाम पर भारी। एक साल में अशिया खुर्द-ओ-नोश के नरखों में बड़ा इजाफा रिकॉर्ड। हुकूमती दस्तावेज के मुताबिक एक साल में आटे का 20 किलो का थैला 1205 रुपए महंगा हुआ। दाल माश की कीमत में 210 रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दाल मसूर की कीमत में फी किलो 116 रुपए का इजाफा रिकॉर्ड हुआ। चीनी की फी किलो कीमत में भी 70 रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। गाय का गोश्त 400 रुपए और बकरे का गोश्त 730 रुपए महंगा हुआ। साल 2023 में प्याज 102 और आलू 68 रुपए महंगा हुआ। बिजली की फी यूनिट कीमत में भी 60 पैसे का इजाफा हुआ। LPG का घरेलू सिलेंडर भी 700 रुपए तक महंगा हुआ। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 35 रुपए तक का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। उमर हयात खान, बोल न्यूज़, इस्लामाबाद। चीज़ महंगी है, कोई चीज़ सस्ती नहीं। और अब बात करते हैं गज़ा की। इसराइल के निहत्ते फ़लस्तीनियों पर मुज़ालिम का 81वां रोज़। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक गज़ा में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 250 फ़लस्तीनी शहीद जबकि 500 ज़ख्मी हो गए हैं। अल-मुग़ाज़ी कैंप सफ़ाए हस्ती से मिट गया। तमाम इमारतें तबाह, कई ख़ानदान मलबे तले दब गए। सलामती काउंसिल में करारदाद पास होने के बावजूद गज़ा में इमदादी सामान की तरसील में इजाफा नहीं हुआ। इसराइल पर साइबर हमला, बिजली का निज़ाम बैठने से पूरा इसराइल अंधेरे में डूब गया। इसराइल की कमज़ोरी आया हो गई। हुकाम और इंतज़ामिया बिजली बहाल करने और साइबर हमले की मालूमात लेने में नाकाम है। इसराइली हुकूमत ने अवाम को पुरसुकून रहने और हुकाम की हिदायत के मुताबिक अमल करने का कहा है। इसराइल पर साइबर हमला, पूरे इसराइल में बिजली मुअत्तल। बिजली की सहूलत खत्म होने से दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे पानी की सप्लाई, नकल हमल के निज़ाम मुतासर हैं। घर, कारोबार और दीगर जरूरी खिदमात के दायरे मफलूज होकर रह गए। हुक्काम और इंतजामिया बिजली बहाल करने और साइबर हमले की मालूमात में नाकाम है। क्रिसमस के मौके पर इसराइल को पै दर पर साइबर हमलों का सामना हो रहा है। इसराइली नेशनल साइबर डायरेक्टरेट ने साइबर हमले की तहकीकात शुरू कर दी। इंटरनेशनल साइबर सिक्योरिटी एजेंसी की खिदमात भी हासिल कर ली। इसराइली हुकूमत ने अवाम को पुरसुकून रहने और हुक्काम की हिदायत के मुताबिक अमल करने का कहा है। इन्हें हिदायत दी गई है कि बिजली की मुकम्मल बहाली तक मुतबादिल ज़रा इस्तेमाल करके ज़िंदगी की रोज़मर्रा की मसरूफियात जारी रखें। आगे बढ़ें, आपको बताएं अफ्रीकी मुल्क नाइजीरिया के वसी इलाकों में मुतादिद देहात पर मुसल्लह ग्रोहों ने हमला कर दिया। उन हमलों के नतीजे में कम अज़ कम 160 अफराद हलाक और 300 से ज़्यादा ज़ख्मी हो गए। इस इलाके में मुकीम मुसलमान और ईसाई आबादियों के दरमियान नस्ली और मजहबी तनाज़ात चल रहे हैं।
दारुल हुकूमत बोगस में मुकामी हुकूमत के सरबराह पीर कासा ने 160 अफराद के मारे जाने की तस्दीक की। उन्होंने कहा कि इन मुसल्लह ग्रोहों ने मुख्तलिफ कम्यूनिटीज़ के घरों पर हमले किए और उन्हें नजर आतिश कर दिया। खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से, जहां मेलबर्न टेस्ट है। पाक ऑस्ट्रेलिया बॉक्सिंग डे का पहला रोज मेजबान टीम ने 3 विकेट्स खोकर 187 रन बना लिए हैं। लेबोसन 44, ट्रेविस हेड 9 रन पर नॉट आउट रहे, जबकि वार्नर 38, उस्मान ख्वाजा 42, इसमें 26 रन बनाकर पवेलियन लौटे। आगा सलमान, हसन अली और आमिर जमाल की एक एक विकेट। बारिश के बायस पहले रोज 66 ओवर्स ही फेंके जा सके। चीन में खून जमा देने वाली सर्दी 72 साल रिकॉर्ड टूट गया। शुमाली मशरक़ी चीन में पारा -40 तक गिरने का इम्कान है। बीजिंग में सर्दी का राज, 9 रोज से बर्फबारी, निज़ाम जिंदगी मफलूज हो गया। बर्फ की सफ़ेद चादर ने रास्ते बंद कर दिए, एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट का निजाम बंद। बीजिंग में कई परवाजें मनसूख हो चुकी हैं। बीजिंग में दिसंबर 1951 के बाद रवां माह सबसे ज्यादा सर्दी पड़ी है। चीन के शुमाली और शुमाल मशरक़ी हिस्सों में गुज़िश्ता हफ्ते से पड़ने वाली रिकॉर्ड सर्दी से चेहरे ठिठरा रहे हैं। कुछ इलाकों में दर्जे हरारत -40 तक गिरने का इम्कान है। मर भी जाऊं तो कहाँ लोग भुला ही देंगे, लफ्ज़ मेरे मरे होने की गवाही देंगे। मोहब्बत की खुशबू बिखेरने वाली शायरा परवीन शाकिर को बिछड़े 29 बरस बीत गए हैं। उर्दू अदब की दुनिया में उनका नाम और कलाम आज भी जिंदा है। अपडेट करें आपको, शाह महमूद कुरैशी अडियाला जेल में नज़रबंद। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने अहकाम जारी कर दिए। शाह महमूद के 15 रोज़ा नज़रबंदी के अहकाम दिए गए हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको, शाह महमूद कुरैशी अडियाला जेल में नज़रबंद कर दिए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने इसके हवाले से अहकाम भी जारी कर दिए हैं। शाह महमूद के 15 रोज़ा नज़रबंदी के अहकाम दिए गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अलीजा से। अलीजा, बताइएगा, नज़रबंद कर दिए गए हैं शाह महमूद कुरैशी। देखिए, साबिक वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन है शाह महमूद कुरैशी, उनकी ज़मानत मंजूर हुई थी साइफर केस में, और ताहाल उनकी जो रिहाई है वो मुमकिन नहीं हो सकी थी अडियाला जेल से। बीच में हफ्ता इतवार था और साथ में फिर 25 दिसंबर की क्रिसमस की छुट्टी थी, तो इस तमाम तर छुट्टियों के बायस उनकी रिहाई मुमकिन नहीं हो सकी थी। लेकिन अब ये चीज़ सामने आ रही है कि डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी की जानिब से 15 रोज के लिए उनको अडियाला जेल में नज़रबंद कर दिया गया है। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि इस नज़रबंदी के फैसले को वो चैलेंज करेंगे, चूँकि साबिक वाइस चेयरमैन जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शाह महमूद कुरैशी, उनकी जो दीगर मुकदमात हैं उनमें प्री अरेस्ट बेल वो पहले ही फाइल कर चुके हैं और वो किसी और मुकदमे में गिरफ्तार नहीं है, तो उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, उनकी नज़रबंदी नहीं की जा सकती। उनकी नज़रबंदी जो है वो गैर कानूनी है। इस हवाले से जो डिप्टी कमिश्नर ने ऑर्डर जारी किए हैं उनकी नज़रबंदी के, इसको वो जल्द चैलेंज करेंगे। और शाह महमूद कुरैशी जो है उनको सुप्रीम कोर्ट की जानिब से साइफर केस में जमानत मिली थी, लेकिन ताहाल वो रिहा नहीं हो सके थे। अब डिप्टी कमिश्नर का ये ऑर्डर सामने आया है जिसके तहत उनको 15 रोज के लिए नजरबंद किया गया है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आपका अहम खबर आपको दें, साल 2023 को मौशी तौर पर सख्त और गैर मामूली करार दे दिया गया है। रुपया डॉलर के मुकाबले में 56 रुपए तक गिरा, जबकि पाकिस्तान बिजनेस फोरम के मुताबिक फोर्स रुबा टैक्सेस ने अवाम और बिजनेस कम्युनिटी को मुतासर किया। मौशी तरक्की के लिए मुल्की मसनूआत नागुज़ीर हैं। 2024 में IMF प्रोग्राम से गुरेज करना चाहिए वरना महंगाई मजीद होगी। 2024 में बरामदात 50 अरब डॉलर पर ले जाना होंगी। मजीद तफसीलात जानेंगे उमर हयात खान से। जी उमर, बताइए। जी बिल्कुल, पाकिस्तान बिजनेस फोरम ने साल 2023 को माशी तौर पर सख्त और गैर मामूली साल करार दिया है और साल 2023 में रुपया $1 के मुकाबले में 56 रुपए तक गिरा और ये स्टेटमेंट पाकिस्तान बिजनेस फोरम की जानिब से जारी किया गया। 2023 में होशरुबा टेस्टों ने आवाम और बिजनेस कम्युनिटी की कमर तोड़ कर रखी है और 2023 में बिजली और गैस के नस्खों ने जो है कारोबार करने की लागत के बुनियादी फर्क को ही हिला कर रख दिया है। जनवरी 2024 को खत्म होने वाले रवा माली साल में पाकिस्तान की मईशत की शरह नमूसरत 2.1% रहने की तवक्को है। माशी तरक्की के लिए मुल्की मसनूआत का फरोग नागुज़ीर है और हुकूमत को 2024 में IMF प्रोग्राम से गुरेज करना चाहिए वरना मजीद महंगाई होगी। मुल्क की खर्चा 14,000 अरब रुपए जबकि आमदन 8,000 अरब रुपए के करीब है, जिसमें तवाज़ुन लाने की जरूरत है और SIFC को 2024 में मजीद जिद्दत और टैक्स निज़ाम में शफाफियत की जरूरत है। 2024 में मुल्की बरामदात 50 अरब डॉलर पर लेकर जाना होगा और बिजली का जो मौजूदा टैरिफ है वो कम करना पड़ेगा वरना माशरे में मजीद बिगाड़ पैदा होगा। पाकिस्तान बिजनेस फोरम की जानिब से जारी किए गए जो स्टेट बयान है उसमें ये कहा गया कि 2024
पाकिस्तान की मालियाती बेहतरी का इम्तिहान होगा और रुपए की कदर को 250 पर फिक्स करना पड़ेगा। आम इंतखाबात के बाद आने वाली हुकूमत आवाम को रिलीफ देने की पोजीशन में नहीं होगी। 2024 में निस्तारी के अमल को तेज करना पड़ेगा। कॉरपोरेशन चलाना हुकूमत का काम नहीं है। जी ठीक है उमर हयात खान, आपका बहुत शुक्रिया। मेरी सारी ज़िंदगी को बेसमर उसने किया, उम्र मेरी थी मगर उसको बसर उसने किया। उर्दू और पंजाबी के मशहूर शायर और अदीब मुनीर न्याजी को दुनिया से गुजरे 17 बरस बीत गए। उनका शेरी लबो लहजा इनफरादियत के साथ हमेशा उन्हें नुमाया मुकाम अता करेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।